बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी में नेकी शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये इस्तीफ़ा क्यों दिया है, उन पर कल हमला क्यों हुआ है और हमला किसने किया है? हमला तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने किया है। जिस तरीके से वो जान बचा के भागे हैं, उसके बाद फ़ौरन उनका इस्तीफ़ा आ गया। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार हो गई है। और कौन से इस्तीफ़े आ रहे हैं, कौन सी तब्दीलियाँ और ये क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करना है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटे का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से चल रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए और प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए, इससे बड़ा सवाब हो नहीं। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हज़रत मेरी वालदा फौत हो गई तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो फरमाया पानी का किसी के लिए इंतज़ाम करो, ये बेहतरीन इसाले सवाब है। तो उन्होंने इसके लिए कुएँ का इंतज़ाम किया। तो जनाब बात यह है कि इस सारी चीज़ पर आने से पहले मैं आपको दो सहाफ़ियों के दो ट्वीट पढ़ के सुनाऊंगा। और ये दो ट्वीट कौन से हैं, मैं वो वीडियो भी दिखाता हूं कि किस तरीके से उमर अयूब साहब पे हमला किया गया। ये वीडियो ये जो दो ट्वीट्स में पढ़ के, एक फ़खर दुरानी साहब का ट्वीट है और एक उमर चीमा साहब का ट्वीट है। वो लिखते हैं कि ये तीन तस्वीर चीख कर गवाही दे रही हैं कि इमरान खान किस कदर झूठ और गलत बयानी करता है। अदालत को तहरीरी तौर पर लिख कर दिया कि उनका निकाह 1 जनवरी 2018 को हुआ, लेकिन जब उमर चीमा ने इद्दत के दौरान निकाह की खबर दी, उस वक़्त पहले पीटीआई ने 7 जनवरी को ऑफिशियली तरदीद की कि कोई निकाह नहीं हुआ। फिर 9 जनवरी को इमरान खान ने यही किया, उल्टा मीडिया को झूठा कहा और गटर कहा। जो इंसान इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है उसका कोई क्या बिगाड़ेगा, और वो भी तब जब उसके हर झूठ को उसके फॉलोअर्स मिन तस्लीम करके उसका हर कीमत पर दिफा करें। ये फ़खर दुरानी साहब का और ये उमर चीमा जिन्होंने इस निकाह की खबर दी थी, उनका ट्वीट भी देख लें। उनके साथ दर्ज शाये होने की तारीख़ पढ़ लें और फिर फ़ैसला करें कि वक्त ने किस को झूठा साबित किया। उन्होंने पहले मेरी ख़बर को झुठलाने के लिए 18 फरवरी को निकाह वाली शूटिंग दोबारा की, और जब केस चला तो फिर 1 जनवरी को निकाह करने का इतराफ़ भी कर लिया, क्योंकि निकाह खान के सामने तरदीद मुमकिन नहीं थी। मुफ्ती सईद ख़ुद कह रहा था मैंने कब निकाह पढ़वाया। और जब उमर चीमा साहब ने ख़बर दी तो उस वक़्त 7 जनवरी को इन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से, अपने ऑफिशियल लेटर हेड से तरदीद की। उमर चीमा को बुरा भला कहा कि अभी सिर्फ प्रपोज़ हुआ है, आपने एक ऐसी खातून को मुतनाज़ा बनाया जो कि घरेलू खातून हैं, उन्होंने अपने बच्चों के साथ अभी मशवरा करना है। और उमर चीमा जो जंग जियो का रिपोर्टर है, उसने ये किया वो किया, इन्हें सब लिखा उस प्रेस रिलीज़ में और इनकार किया, तरदीद की कि खान साहब की शादी नहीं हुई, खान साहब का निकाह बुशरा बीबी के साथ अभी नहीं हुआ। ये कब कह रहे थे? 7 जनवरी को 2018 को। अदालत में लिख के दिया कि उनका निकाह 1 जनवरी को हो चुका था। अब इससे कोई बड़ा झूठा हो सकता है? इससे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कोई झूठ बोल सकता है? लेकिन जिनके लीडर का ये आलम हो, ये ज़रा आप सुन तो लीजिए ये क्यों कर। मैं आता हूँ, मैं वो हमला भी दिखाता हूँ, ये देखिए। अमेरिका ने साजिश करके इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। आप और यासिर जरदारी और वो जो एक्स आर्मी चीफ और शामिल कर लिए बैरूनी ताकतों को, उन सब ने मिलके ये हुकूमत कराई। मेरे ख्याल में जनरल बाजवा ने बड़ा गंदा रोल प्ले किया। इसने हुसैन हक्कानी को हायर किया हुआ था और वो मेरे खिलाफ वहाँ पूरी कैंपेन चला रहा था और कह रहा था इमरान एंटी अमेरिका। मेरी हुकूमत गिराई किसने? आर्मी चीफ ने। मेरी हुकूमत किसने गिराई? जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को कहा ओ नहीं, मेरी हुकूमत तो गिराई थी मोहसिन नकवी ने। नहीं, मेरी हुकूमत तो नवाज शरीफ ने लंदन प्लान बना के और जरदारी ने भी साथ दिया। नहीं, मेरी हुकूमत तो अमेरिका ने गिराई।
भाई जिनका अपना लीडर इतने पैंतरे बदले, इतनी कलाबाजियां खाए और हर कलाबाजी पर वो जो अक्ल के अंधे जिनका अपर चैम्बर फारेगा यूथ है वो अमन्ना व सदकना करके सर तस्लीम खम करें बग़ैर कोई इनकार किए, बग़ैर कोई सवाल किए। सवाल कौन करेगा? जिनका यहाँ पे अक्ल होगी। और अक्ल किधर होती है? अपर चैम्बर में। अपर चैम्बर तो यूथियों का वैसे खाली है। अब आ जाएं कि उमर अयूब पर, ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये उमर अयूब पर हमला कैसे हुआ। कल जब इद्दत में निकाह केस के अपील का फ़ैसला आया और एक तरह से वही निचोड़ दिया जज ने, वो जज अफजल मंजोका साहब ने, कि कोई देखे ना देखे खावर मानिका का मुलाजिम लतीफ़ तो देखेगा, और इसी का निचोड़ यही था। और उन्होंने कहा कि इद्दत में निकाह, यानी कि ये तो बड़ी बात है ना कि जी दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। भाई मुस्तरद तो हो गई, लेकिन मुस्तरद कैसे हुई कि इद्दत में निकाह इन्होंने किया है। तो जिसने इद्दत में निकाह किया उसने ज़िना किया है। तो मैं तो बिल्कुल एक खुली डुली बात करूँगा ना। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो जब वो वहाँ से निकले तो नारेबाजी शुरू हो गई। उमर अयूब भी वहाँ से निकले, बाकी लोग भी निकले, फैसल जावेद भी थे, उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू हो गई, उनको धक्के पड़ने शुरू हो गए। और उमर अयूब के तो गार्ड भी साथ थे, क्योंकि अपोजिशन लीडर है, उसको पुलिस का प्रोटोकॉल भी है। तो बहरहाल वो फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बिठाया, गाड़ी को इन्होंने धक्के दिए, लातें मारी, गाड़ी को इन्होंने थूके फेंकी, इन्होंने इस तरीके से उनको जो है ना मारा और धक्के दिए और गालियां दी हैं। वो तो मैंने म्यूट करके दिखा रहा हूँ। इन्होंने तो उनको गालियां दी कि खान को छुआ तो हम तुम्हारी ये जो लीडरशिप है बाहर जो बैठे हैं, ये जो मुक मुका करके इनको नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं। ये वो शऊर है जो उल्टा पड़ गया है। शऊर पलट के आता है ना। वो अशफाक अहमद ने क्या कहा था कि धोखा किसी को मत दीजिएगा। धोखा एक ऐसी चीज़ है जिसे अपने ठिकाने से बड़ा प्यार होता है, ये पलट के आता है, उधर ही आता है। ये वही धोखा। तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप इंतशार और बदनीयती करेंगे, आप हसद करेंगे, आप बुग़्ज़ रखेंगे, आप कोई भी पुठा काम करेंगे, उस पुठे काम को अपने ठिकाने से बड़ा प्यार होता है, वो उलट के पलट के आता है उधर ही। आपने कहा ओ मेरे टाइगरों, ये आप देख लो, आपने इनको फेंटा लगाना है। आज उन्हीं लीडरों को फेंटा लगना शुरू हो गया, और वो वक्त दूर नहीं है जब उसके अपने टाइगर उसको फेंटा लगाएंगे। आप देख लीजिएगा, ना लगाएं तो उसके अपने टाइगर उसको फेंटा लगाएंगे। जो शऊर जो जगाया गया, जो गंदा शऊर जगाया गया, जो गिलाज़त जगाई गई, वो गिलाज़त अब पलट के अपने ऊपर उंडेल रहे हैं, वो लीडरों पर उंडेल रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उमर अयूब साहब ने वो इस्तीफ़ा दे दिया सेक्रेटरी जनरल से। और वो इस्तीफ़ा जब दिया तो फिर उन्होंने वो सेक्रेटरी फाइनेंस थे या उस ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया, साथ अपना एक लेटर भी कि जी मैंने इस्तीफ़ा पहले भिजवा दिया था वगैरह वगैरह, और ये हो गया था। अब ये शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट की है। वो कहते हैं कि मैं अब ये इसके बाद आप देख लीजिएगा कि तोड़ फोड़ का आलम क्या है तहरीक इंसाफ में। मैं उमर अयूब ख़ान की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फ़ैसले का खैर मकदम करता हूँ। पार्टी के अहम ओहदों पर फायज चंद दीगर अफराद को भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। खान जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। हमारी ख़वातीन और रहनुमा जेलों में बंद हैं और हम आवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहर्रिक करने में नाकाम रहे। मुल्क भर में बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तों, ज़िमनी इंतखाबात और पार्टी की तंजीम नौ का नुकसान ऐसी चंद मिसालें हैं जहां पार्टी क़यादत बुरी तरह नाकाम रही। पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटियां फेवरेट पर मुश्तमिल होती हैं और फ़ैसले मेरिट पर नहीं होते। मैं शिबली फराज को, ये मरवत साहब लिख रहे हैं, शेर अफजल मरवत, मैं शिबली फराज को, उसके बाद कहता है मैं शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों से इस्तीफ़े का मुतालबा करता हूँ। तब ही पार्टी कब्ज़ा माफिया के चंगुल से आज़ाद होगी। अगर पार्टी कारकुन मुझे मैदान में चाहते हैं तो मेरे मुतालबे के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। अगर शिबली को हटाया गया तो मैं वादा करता हूँ कि पार्टी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उठेगी। अगर हम माजी की तरह नाक़िस लोगों पर खामोशी अख्तियार करते रहे तो फ़तह नज़र नहीं आएगी। ओ भाई, बात यह है
کہ یہی لوگ ہیں جو جن کو ابھی عہدے ملے ہیں۔ علی امین گنڈاپور بھڑکے مار کے پھر بل میں چھپ جاتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے کوئی عملی طور پہ کیا تو مجھے 2 جوتے مار کے دوبارہ اتار کے بٹھا دیا جائے گا۔ وہاں پہ تیار ہے بالکل فارورڈ بلاک، اور بہت بڑا فارورڈ بلاک تیار ہے، جس پہ 302 کی ایف آئی آریں ہوں، اور اس میں مجسٹریٹ کے سامنے بیانات تک ہو چکے ہوں، ان کے اپنے وزیر کا قتل اس پر ہو، تو وہ پھر اس طرح کی بدماشی تو نہیں کر سکتا نا، اس طرح سے تو بات نہیں کر سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ وہی شخص وہ بھڑکے مارتا ہے، پھر اس کے بعد چھپ جاتا ہے کسی بل میں، اس کو پتہ ہے کہ صرف بھڑک مار کے، پھر ادھر سے عمران خان کی طرف سے تنقید آتی ہے، پھر وہ ایک اور بھڑک مار دیتا ہے، کرتا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ کیا تو پھر میری خیر نہیں ہے، میں دوسرے دن ہی فارغ ہو جاؤں گا یہ وزارت اعلیٰ سے۔ اور اسی طریقے سے جو باقی رہنما ہیں، کل شاندانہ گلزار نے کیا تنقید کی ہے، اس سے پہلے وہ شہریار افریدی، اب تو لوگ کہہ رہے ہیں اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، شہریار افریدی نے، بہت بڑا فارورڈ بلاک ہے جو کہ قومی اسمبلی میں بن چکا ہے، بہت بڑا فارورڈ بلاک ہے جو کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بن چکا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو نظر آ رہا ہے بھئی کچھ بھی نہیں ہونے والا، جب ان کو نظر آ رہا ہے ابھی لمبے عرصے تک خان صاحب تو جیل میں ہیں، جب خان صاحب جیل میں ہیں یہاں کچھ بھی نہیں، ادھر مریم نواز نے ان کا وہ خیر سے سکرو ٹائٹ کیا ہوا ہے، وہ دن رات۔ اب وہ یہ سچویشن یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو، ابھی میں ان کا سن رہا تھا پنجاب اسمبلی میں ان کا خطاب تھا، وہ پوسٹ بجٹ خطاب ان کی جو سپیچ تھی، انہوں نے کہا جی 5ویں کلاس تک بچوں کو تمام سرکاری سکولوں میں مفت دودھ پلایا جائے گا، مفت دودھ دیا جائے گا 5ویں کلاس تک۔ کبھی لیپ ٹاپ کی سکیم آ رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی بیچاروں کو، کبھی ان کی بائک کی سکیم آ رہی ہے، روٹی 25 روپے والی وہ 12 روپے پہ لے آئی ہیں، اور مہنگائی کم کر دی ہے انہوں نے، وہ بجلی کے کو 200 یونٹ کا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کتنے کو پروجیکٹ لانچ کیے ہیں۔ ابھی سروے آیا ہے تو ان کو 62% عوام نے کہا، ایک اوور ویلمنگ میجارٹی نے، کہ ان پر اعتماد ہے اور وہ اس وقت تمام وزرائے عالم میں ٹاپ پہ جا رہی ہیں۔ آپ یقین کیجئے میں نے آف دا ریکارڈ بہت سارے لوگوں سے پوچھا، ان میں اکثریت تحریک انصاف کے دوستوں کی تھی، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اور خیبر پختونخوا میں جہاں مریم نواز کے پروجیکٹس کا ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا، خیبر پختونخوا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ٹاپ پر اس وقت ان کی کارکردگی ہے، لوگوں نے واللہ میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، یہاں تک بھی مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کرے ہمارے وزیر اعلیٰ کو بھی اللہ ہدایت دے، یعنی علی امین صاحب کو، اور ان کو بھی مریم نواز صاحبہ سے کوئی کارکردگی اور پرفارمنس سیکھنے کی اور گورننس سیکھنے کی ہمت ہو۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ باقی صوبوں میں پتہ چل گیا کہ پرفارمنس کس کی اچھی ہے، کون کیا پرفارمنس دے رہا ہے اور کس طریقے کی گورننس کر رہا ہے، تو وہ ادھر سے وہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ پنجاب میں انہوں نے کوئی جھوٹا بیانیہ گھڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ اس بیانیے کو وہ دفن کر رہی ہیں اپنی گورننس سے، اپنی پرفارمنس سے، عوام کی خدمت سے وہ دفن کر رہی ہیں، اور اس میں بہت کامیاب ہو رہی ہیں۔ ابھی وہ کہہ رہی ہیں ان کے پہلے 100 دن اور ہمارے 100 دنوں کا موازنہ کر لیں۔ آپ چیلنج دیا ہے انہوں نے اسمبلی فلور پر، انہوں نے عمران خان صاحب جب آئے تو ہمیں پتا کہ وہ بلا کے کہتے تھے، اور آصف غفور صاحب بھی ان کے ساتھ، اور جنرل باجوہ بھی اور جنرل فیض بھی صحافیوں کے، کہ 100 دن تک ان پہ تنقید نہ کریں، پھر 6 مہینے تک تنقید نہ کریں، پھر 1 سال تک تنقید نہ کریں، پھر اسی طریقے سے بعد میں جو تنقید کرتا تو اس کو بھی وہ بہت ہی بری طریقے سے پیش آتے۔ ابھی کسی نے کہا ہے کہ ہم پہ 100 دن تک یا 2 مہینے تک یا 3 مہینے تک تنقید نہ کریں؟ کہا ہے کسی نے؟ وہ لگے ہوئے ہیں بالکل جناب، یوں سمجھ لیں کہ جت گئے ہیں عوام کی خدمت کے لیے، اور وہ ریزلٹس بھی آ رہے ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو۔ ابھی وہ بجلی کے بلوں پر کام کر رہے ہیں کہ اس پر کسی طریقے سے ریلیف دیں، بجٹ میں انہوں نے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب یکدم تو ایک چیز ٹھیک نہیں ہوتی، ابھی بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہیں میں سمجھتا ہوں، اور بجلی کے بل سب سے زیادہ اگر ان کو انہوں نے ٹھیک کر لیا تو اس سے پیٹرول اوپر نیچے آتا جاتا رہتا ہے، لیکن بجلی کے بل اگر ٹھیک ہو گئے اور صحیح طریقے سے ان کی پرائس کم ہو گئی تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، اور اس پر کام کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ سے میری بات ہوئی، انہوں نے خود کہا کہ ہم سب سے زیادہ اس وقت میاں صاحب کی بھی انسٹرکشنز ہیں، مجھے بھی، شہباز شریف صاحب کو
को भी कि वो बिजली के बिलों पर आवाम को रिलीफ दें, और वो दिन रात इसी पे लगे हुए हैं। ये मरियम नवाज साहबा ने मुझे खुद बताया है। तो मकसद कहने का ये है कि जब वो इस तरह की चीज़ों का रिलीफ दे रहे हैं तो उधर से भी इनको मायूसी हो रही है कि यार ये अगर इसी तरह से रिलीफ बढ़ता रहा और साल 2 साल गुजर गए तो फिर हमारी तो ये सारा बक बक जो है ना ये दफन हो जाएगी। हमारा तो इंतशार, लोग तो इंतशार इस तरह से तो पसंद नहीं करते कि आप खाली खोली इंतशार करें और बाकी कुछ भी ना करें। उनको इस तरीके से तो इंतशार और ये टूट फूट का शिकार तो होगी ना, तो फिर वो क्या है। और फिर उसके बाद अब बाहर के चंदे और वो सारी चीज़ें वो भी बंद होने लगी हैं, तो फिर ये आपस में नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्के और मुक्के और घूंसे और लाते नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे, और ये टूट फूट का शिकार और फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेंगे तो और क्या होगा। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, और आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो एक दिन उसमें गिरेंगे तो ज़रूर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।